एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही रिटायर्ड कर्नल अमित अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। और एस के दर्गन इस वक्त हमारे साथ, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमें समय देने के लिए। लेकिन इस वक्त जो स्थितियां हैं, आपसे एक एक करके पूछना चाहूंगी। सबसे पहले कर्नल अली, आपके पास ही आती हूँ। सर, जरा बताइए, क्योंकि अब जो है बताइए जा रहा है कि लगातार जो है बड़ी बैठकें हो रही हैं। इन बैठकों के पीछे क्या एक नई रणनीति जो है वो तैयार की जा सकती है? अब हमारा अगला कदम क्या हो सकता है? हालांकि ये अगला कदम सेना या फिर हमारी सरकार क्या लेगी, ये पूरी तरीके से डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, लेकिन क्या चांसेस लग रहे हैं, क्या नौबत आ गई है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। रिटायर्ड कर्नल अमित अग्रवाल जी, ये सवाल अब आपसे, अब आप जरा बताइए इस बारे में कि अगला कदम क्या हो सकता है? आर के दर्गन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। माफ कीजिए सर, पहले मैंने आपका नाम शायद गलत ले दिया था। दर्गन साहब, जरा बताइए, ये जो स्थितियां आप देख रहे हैं, अभी एक बड़ी बैठक चल रही है, जो टेबल टॉक हो रही है, वो टेबल टॉक आपको क्या लगता है? क्योंकि हम देख रहे हैं, इससे पहले रक्षा मंत्री ने बात करी, फिर उसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस टेबल टॉक में हिस्सा ले रहे हैं। सबसे पहले तो अपनी बात रखने से पहले मैं आपकी एक बात की तारीफ़ करता हूँ कि आपने गांव वालों को बताया है कि कोई ऐसी शेल या कोई ऐसी चीज़ जो आपको दिखाई दे उसको ना छेड़ें। मुझे एक किस्सा याद आता है, 1971 में लौंगेवाला में हम थे, वहाँ पर एक शेल गिरा था और गांव वाले बाद में आकर उसके ऊपर कुछ पीतल वगैरह होता है, वो निकालने के लिए उसको ठोकने लगे और वो एकदम से एक्सप्लोड हो गया। चारों वहीं पर ही उनके चीथड़े उड़ गए। तो सबसे पहली बात जो आपने बताई है, ये जिसको कि हम कहते हैं इंटरनल सिक्योरिटी रिस्पांस, लोगों को जागरूक करना कि पहली चीज़ तो घबराए नहीं, दूसरी चीज़ कोई अनजान चीज़ को हाथ ना लगाएं, और कोई ऐसी चीज़ उनको दिखाई देती है जैसे कोई अनजान आदमी, जिसको इंटरनल सिक्योरिटी रिस्पांस कहते हैं, जागरूक करना सबको कि आपको कोई ऐसी ऐसी शक वाली चीज़ दिखाई देती है तो जो गवर्नमेंट के आदेश आते हैं उनका पालन करें। सबसे पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो आपके चल रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा सा और तवज्जो देकर, इंग्लिश में जिसको कहते हैं डोंट गो आउट फॉर स्ट्रेट अवे वॉर सिचुएशन। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर टुडे is a warfare of perception. Build perception of the people towards doing something for the country. Recently अभी यूएनओ में एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज भी मिल गया। दूसरी बात, यूएन में रेजोल्यूशन जब पास हुआ उसमें बताया गया कि धर्म के नाम पे किसी को नहीं मारा गया, बिकॉज हमारे कुछ इंटरनल एलिमेंट्स थे जिनकी स्टेटमेंट्स को उनको कोट किया गया। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमको अपने आप को इंटरनली तैयार रखना है अपने देश के लिए, अपनी आर्मी के लिए, कि जो कुछ वो कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जो अभी तक हमने किया है वो बहुत लिमिटेड रिस्पांस था। आई थिंक टाइम आ गया है जबकि हमको पाकिस्तान को इतने सालों से जो हम झेल रहे हैं एक सबक सिखाना पड़ेगा। लेट अस नॉट गो आउट फॉर ऑल आउट वॉर, बट एटलीस्ट रिजर्व द राइट to retaliate at a place of our own choosing, at a time of our own choosing, जिसकी की बहुत खुशी के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आर्मी को पूरी छूट दी। लेकिन ये जैश और लश्कर के टॉप आतंकी तो ढेर हो गए हैं, ये एक बहुत बड़ी खबर है इसके बीच में। ये कोई ऐसी मैं नहीं मानता कि ढेर हो गए। आप अगर आपने 4 को ढेर कर दिया तो 100 और पैदा हो जाएंगे। उनका बेस खत्म करना हमको। आपने ट्रेनिंग कैंप, आपके उन्होंने 9 ट्रेनिंग कैंप उड़ा दिए। कहाँ ये लिखा है कि कोई और नहीं रेस होंगे? कहाँ ये मानते हैं हम कोई और नहीं पैदा करेंगे? 4 आदमी से नहीं, हमको जाना है उनकी आर्मी के ऊपर, हमको जाना है उनके जो मेन टेरर कैंप्स हैं जो कि उनकी आर्मी है उसके ऊपर आपको जाना है।
तो मतलब ये जो टॉप कमांडर मारे जा रहे हैं, जिसमें यूसुफ अजहर भारतीय हमले में जो मारा गया है, जैश और लक्सर के 5 बड़े आतंकी ढेर किए गए हैं। कर्नल शौकत अली से मैं इस बारे में जान लेती हूँ। सर, ये कितना बड़ा हमला हम इसे कह सकते हैं कि जो जैश और लक्सर के टॉप आतंकी ढेर हुए हैं, कहीं ना कहीं इससे थोड़ी कमजोरी तो आएगी इन दलों में। इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ। इससे पहले मैंने गुजारिश भी की कि इन सिलेक्टेड लोगों को या सिलेक्टेड प्लेसेस को डिस्ट्रॉय कर दें, उससे इस समस्या का हल नहीं होगा। ये समस्या का हल करने के लिए जो एलिमेंट जिम्मेदार हैं, उन एलिमेंट्स को जब तक एलिमिनेट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। कर्नल दरगन ने बिल्कुल सही कहा है कि ये 2, 4, 10, 20 अगर आतंकवादी मारे गए, निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा धक्का तो है उनके लिए, लेकिन ये इस बात की कहाँ गारंटी है कि ये 10 ही आतंकी हैं, इसके अलावा आतंकी और नहीं होंगे या और पैदा नहीं हो जाएंगे। जो व्यवस्था इन आतंकियों को पैदा करती है, उस व्यवस्था को खत्म जब तक हम नहीं कर देंगे तब तक ये आतंकी पैदा होते रहेंगे, आते रहेंगे, मसूद की जगह दूसरे कोई आ जाएगा। तो व्यवस्था को खत्म करने के लिए स्टेप लिए जा रहे हैं। जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो लगातार उन एरियाज पर हमला कर रहा है जहां पर ये आतंकी रहते हैं, अपनी चीजों को छिपाए बैठे हैं। हालांकि पाकिस्तान पूरा सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे इन आतंकियों का खात्मा तो बहुत जरूरी है। लेकिन आज जो कार्रवाइयां की गई हैं, जो हम देख रहे हैं कि जो उनके बेस कैंप है, वहां पर जाकर जब उन्हें बेस कैंप को तबाह किया गया है, इसे हम कितनी बड़ी कार्रवाई माने? ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने उन लोगों को, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनको उनकी सजा दे दी। और ये भी सही है कि जो आतंकवादी जो गढ़ है उसकी एक दीवार ढही है, लेकिन गढ़ नहीं ढहा है। गढ़ जहां मैंने आपसे पहले भी इस बात को स्ट्रेस दे के कहा है कि वो व्यवस्था, वो सरकारें, वो आर्मी जो इन आतंकवादियों को पैदा करती है, ट्रेंड करती है, जब तक वो कमजोर नहीं होगा तब तक ये आतंकवादियों का आना जाना और ये सिलसिला बंद नहीं होगा। लेकिन आर के सर, अब तो आतंकवादी का, अब तो जिस तरीके से दिल्ली को टारगेट कर रहे हैं, तो खुद ही सामने आ रहे हैं, आ बैर मुझे मार वाली सिचुएशंस कर रहे हैं। देखिए, ये जो दिल्ली को टारगेट कर रहे हैं या उनकी तरफ कोई मिसाइल वगैरह फायर करने की कोशिश की उन्होंने, ये आतंकवादी नहीं कर रही, ये उनकी आर्मी कर रही है, उनकी गवर्नमेंट कर रही है। तो जैसे कि अभी बताया है कि हम लोगों को टारगेट करना है द बेस को, उनकी टारगेट करना उनकी फौज को, मौलाना आसिफ उनके चीफ को। ये आतंकवादी 5-6 मार देने से काम नहीं चलेगा। ये पिछले कई सालों से हम कर रहे हैं। कई आतंकवादी खत्म हो गए, कई और पैदा हो जाएंगे। हमको इसको बेस से, जड़ से उखाड़ना है। और ये टाइम है जबकि आपको बगैर किसी की परवाह किए हुए इनिशिएटिव अपने पास है, रिसोर्सेज हमारे पास हैं और पीपल्स परसेप्शन हमारे पास है, लोगों का भरोसा अभी इस टाइम पे है। इस टाइम पे अगर हम कुछ कर सकते हैं तो ये मौका बिल्कुल सही मौका है। लेकिन हम देख रहे हैं पाकिस्तान में कोई सिस्टमैटिक चीज ही नहीं है, ना वहां की सरकार कुछ बोल रही है, ना वहां के जर्नल कुछ बोल रहे हैं। जैसे अभी हमने देखा प्रधानमंत्री टेबल टॉक कर रहे हैं, हमारे जो तीनों सेना प्रमुख हैं, सीडीएस मौजूद है, रक्षा मंत्री मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में कोई सिस्टमैटिक चीज ही नहीं है। मुझे लगता है वहां पर सेना का भी कोई कुनबाब नहीं बच गया है, सिर्फ आतंकी चला रहे हैं उस पूरे देश को। सरकार तो पहले से ही सेना के ऊपर वहां पर ढीली थी। तो यही बात मैंने कही है आपको कि ये सही मौका है, जबकि उनके अंदर आपस में ही कन्फ्यूजन है। अगर आपने कई बारी दिखाया है कि उनके जो डिफेंस मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनकी शक्ल से, उनके हाव भाव से ही पता चल रहा है कि वो घबराए हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। उनके पास जो छोटे मोटे हथियार हैं जो कि बिल्कुल कहीं चले नहीं, उनको हमने हवा में ही नष्ट कर दिया। ये सही मौका है बिल्कुल कि वी शुड विदाउट कंसिडरिंग any more further we should go in for an all out offensive। and उधर से आपको बलूचिस्तान का सपोर्ट मिल रहा है, हो सकता है कि खैर पख्तूनवा का सपोर्ट भी हो जाएगा, सिंध देश बनने की तैयारी में है अपने। तो ये बिल्कुल राइट मौका है कि पिछले 60 साल से हम लोग जो कर रहे हैं, इससे अच्छा मौका हमको कभी मिला नहीं है और इसको हमको गंवाना नहीं चाहिए। वॉट वी कॉल इट, वी शुड टेक इनिशिएटिव एंड रिजर्व द इनिशिएटिव in according to our own perception and according to our own needs। ठीक है राजवीर जी, वो भी हमारे साथ इस वक्त हैं। राजवीर जी,
क्या देखते हैं आप इस वक्त राजस्थान के लिहाज से, क्योंकि राजस्थान के कई जिले ऐसे हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, इसके साथ ही श्रीगंगानगर, यहाँ तक कि जोधपुर में, क्योंकि जहां पर बहुत बड़ा बेस कैंप है हमारी आर्मी का, वहां पर भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये सिचुएशन किस तरीके की आपको इस वक्त नजर आ रही है? और आज चौथा दिन है, बहुत महत्वपूर्ण है चौथा दिन। देखिए, मेरी 90% ऑफ द सर्विस बीइंग ए टैंकमैन राजस्थान में इन्हीं इलाकों में गुजरी है। 1966 की बात है कि हम लोग जब एक बारी पोखरन जा रहे थे फील्ड फायरिंग के लिए, तो रास्ते में फलौदी में हमारी ट्रेन स्पेशल रुक गई। वहाँ पर चारों तरफ टैंक को देखने के लिए बच्चे खड़े हो गए, और वो बच्चों ने इतना इंटरेस्ट दिखाया। आज वो बच्चे बड़े होकर पूरी हमारी सपोर्ट में है। इस टाइम पे पूरा राजस्थान, बाड़मेर में हमने सर्विस की है, जैसलमेर में सर्विस की है। मैं अभी रिसेंटली गया था वापस उधर, क्योंकि मेरी यूनिट उधर ही थी। वहाँ पर मैंने जाके देखा कि काफ़ी ज़्यादा उत्साह है लोगों में, काफ़ी ज़्यादा तरक्की है। ये सब इलाके इतने डेवलप हो चुके हैं कि अब वो डेजर्ट जैसे पहले दिखता था नहीं है। और यही मौका है जबकि लोगों का पूरा परसेप्शन हमारे फेवर में, लोग हमारे साथ हैं, और इस टाइम पर इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त एक और मेहमान है, राजवीर जी भी हमारे साथ है। अब राजवीर जी का सीधे मैं रुख कर लेती हूँ। राजवीर जी, आज चौथा दिन है और इस चौथे दिन में भी बहुत सारी गतिविधियां बदली हैं। सुबह हमने देखा जिस तरीके से एलओसी पर लगातार पाकिस्तान ने हिमाकत की, और उसके बाद हमने देखा कि कई सारे ऐसे ड्रोन हैं जिन्हें पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हमारी सेना ने कर दिया, और राजस्थान के बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर अलर्टनेस जारी की गई है। कैसे देखते हैं आप 4th डे को? देखिए, पाकिस्तान अभी बौखलाहट की स्थिति में है, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा है। राजस्थान के बॉर्डर एरियाज में वो अमूमन सिविल जनता को अपना टारगेट कर रहा है, वो मंदिर को और जो हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, उनको टारगेट कर रहा है। वो एक तरह का खौफ फैलाना चाहता है, क्योंकि उनके पास उनका एयर डिफेंस सिस्टम, उनके 6 जो एयर डिफेंस सिस्टम जो अड्डे हैं वो बर्बाद कर दिए गए हैं। उनकी जगह जगह पे उनकी गर्दन को तोड़ा गया है भारतीय सैनिकों के द्वारा। तो अब वो बौखलाहट की स्थिति में राजस्थान के इस इलाके में वे बॉर्डर एरिया के जोधपुर हो, फलौदी हो, पोखरण हो, बीकानेर हो, इन शहरों में वो आम जन को, रिहायशी इलाकों को अपनी टारगेट पे बना के और इस तरह के खौफ फैलाने की कोशिश कर रहा है। उसने हाई स्पीडली मिसाइल्स का अटैक किया है, लेकिन भारतीय सेना ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है, और एयर जो इनका स्ट्राइक था, जो उनको नेस्ताबूंद करते हुए किसी बड़े जान माल होने की नुकसान से भारतीय सेना ने जो है बचाया है। और भारतीय सेना ने उनको अंदर घुसकर अंदर तक उनके 6 एयरबेस डिफेंस को बर्बाद किया है। अब उनके पास ज्यादा कुछ बचा नहीं है, वो गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, दूसरे देशों से मदद मांगेंगे। भारतीय सीमा के पास में मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि जो भी वहां लोग रह रहे हैं वो बिल्कुल घबराए नहीं। सरकार, प्रशासन के द्वारा, सेना के द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी की जाती है उसकी पालना करें, क्योंकि सेफ्टी हमारे लिए जरूरी है। दुश्मन देश का कोई भी भरोसा नहीं है, किस जगह पे किस वक्त वो किस समय बड़ा कुछ घटना कर सकता है। तो हमें एहतियात बरतनी होगी, और उनके हर हमले की, हर कार्रवाई की भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल जवाब दे रही है, लेकिन हमारे भी कहीं ना कहीं जो जवानों की शहादत की खबर आती है ये बेहद दुखद रहती है, क्योंकि अभी ये पाकिस्तानी हमले में झुंझुनू का जवान शहीद हो गया है। ये अपने आप में दुखद क्षण है। ये वॉर हालांकि जितना नुकसानदायक पाकिस्तान के लिए उतना ही हमारे देश के लिए भी है, क्योंकि वॉर किसी भी सिचुएशन में ठीक नहीं होता है। क्यों, सही कहा ना मैंने सर? RK सर, आपने सही कहा कि वॉर किसी भी सिचुएशन के लिए, किसी देश के लिए सही नहीं है, लेकिन जब वॉर किसी के ऊपर थोप दी जाए तो फिर जरूरी है। हाँ, वही सिस्टम हम हो रहा पिछले है 60 साल से इसको सफ़र कर रहे हैं। मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, ये मेरा अपना परसेप्शन है कि जो आतंकवादियों का इन्होंने क्रियाक्रम किया है, नेशनल फ्लैग उनकी बॉडीज़ पे डाला है, मेरे पर्सनल हिसाब से कुछ आतंकवादी होंगे उसमें, लेकिन कई लोग ये डिफेंस फोर्सेस के ट्रेन कमांडोज होंगे जो कि सलवार और कुर्ता पहन के आतंकवाद करने के लिए पहलगाम में आए, और उनके साथ आतंकवादी भी थे, तभी जाकर प्रॉबेबली उनको इतना ज़्यादा
फ्लैग वगैरह डाल के ऑफिशियल क्रियाक्रम किया उनका। हमें अब इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। आपने बताया जैसे कि हर एक चीज़ की लिमिट होती है, नुकसान दोनों तरफ होता है। कई लोग हमारे यहाँ से भी नुकसान उनका भी होगा। स्कूल के ऊपर अटैक किया उन्होंने, एक गुरुद्वारे पे अटैक किया जिसमें 2 शहीद हो गए। नुकसान दोनों तरफ होगा लड़ाई में, लेकिन ये चीज़ें हमको रोकना नहीं चाहिए इनको देखकर कि भाई हमने इसका बदला लेना है, बदला ज़रूर लेना है। बिल्कुल। और 7 सही मई के तरीके बाद से। जो हमले की तस्वीर आई, मैं अपनी टीम से कहूंगी कि जरा वो फुटेज आप दिखाइएगा जब आतंकियों की बॉडीज ले जाई जा रही थी। उस समय सेना के जवान वहां पर तैनात थे और वो श्रद्धांजलि देने आए थे। वो जाकर उस वक्त वहां पर जो भी इनकी क्रियाएं होती हैं वो कर रहे थे। ये एक तस्वीर बताती है कि सेना और आतंकी, ये देखिए, ये जरा वीडियो। बिल्कुल सही कहा आपने, देखिए वीडियोस को, इसके अंदर सारे सेना के लोग खड़े हुए हैं। जरूरी है कि इनके खुद कंधा के दिया भाई जा रहा बंधु, है। उनके भाई बंधु होंगे, उनके फ्लैग है, साथी होंगे, हाँ। उनके कुलीग्स होंगे जिनको कि सलवार पहन के उन्होंने आतंकवाद करने के लिए भेज दिया। आतंकी जरूर इसके अंदर भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर ये सेना का है। और अगर आप देखें कि इनमें एक मौलवी ही जो पढ़ रहा है फतिया वगैरह, वो एक पुराना आतंकवादी है। बिल्कुल, ये वीडियोस बताती है कि किस तरीके से आतंकवाद और जो सेना है वो एक साथ यहाँ पर नजर आती है। हम इसी सिलसिले में आगे चर्चा भी करेंगे, लेकिन क्योंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक के उस पार भी खबरों